Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss a very important concept, and that is monotonicity of the function. तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि मोनोटोनिसिटी होता क्या है और फंक्शंस में मोनोटोनिसिटी का क्या एप्लीकेशन है. ओके. मोनोटोनिसिटी का मतलब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल टोन है ना. सिंगल टोन मीन्स एक जैसा बिहेवियर. अगर कोई फंक्शन जैसे हम सब जानते हैं हमारा ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन होता है, ओके, y इक्वल टू एल एन एक्स. अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज ही होते रहे अपने पूरे डोमेन में. ओके. जैसे ये हमारा log x फंक्शन जो है लॉगरिदमिक फंक्शन, ये अपने पूरे डोमेन में 0 से इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज ही होते जाएगा. कहीं पर भी इसमें वो दूसरा बिहेवियर डिक्रीज होने वाला नहीं आएगा. एक ही तरीके का बिहेवियर जो होगा इसका रहेगा अपने पूरे डोमेन में, है ना. तो ये मोनोटोनिक कहलाएगा. ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे लॉगरिदमिक फंक्शन ही मान लेते हैं लेकिन जिसका बेस 1 से स्मॉलर मान लेते हैं. ये मेरा कोई log x फंक्शन है बट इसका बेस जो मैंने रखा है वो 0 और 1 के बीच में रखा है. ठीक है. तो ऐसे में ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा. ओके. अपने पूरे डोमेन में, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये x1 है, x1 पे से ये y1 है, बट यहाँ पे ये x2 मैंने लिया, x2 पे ये y2 आया. डेफिनेटली यहाँ पर x2 x1 से बड़ा है बट y2 जो है वो y1 से क्या है, स्मॉलर है ना. क्लियरली दिख रहा है y1 इज़ ग्रेटर देन y2. तो ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में डिक्रीजिंग है. ठीक है. ये डिक्रीजिंग है, ये वाला मेरा इंक्रीजिंग था. तो इस तरीके के फंक्शन ये कहलाते हैं मोनोटोनिक, जिनका एक समान बिहेवियर होगा. इंक्रीजिंग तो हमेशा इंक्रीज ही करते रहेगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा. या इसका रिवर्स, अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसमें इंक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना. ओके. अब ये तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हो गए. जैसे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हमारे पास साइन एक्स का एग्जांपल है. हमारे पूरे डोमेन में 0 से ये 2 पाई तक है ना. अगर इतना ही हम ऑब्जर्व करें, 0 से 2 पाई को ही अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हम देख रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 तक ये इंक्रीज हो रहा है. फिर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक ये डिक्रीज हो रहा है. फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में फिर से इंक्रीज हो रहा है. तो इस तरीके का जो फंक्शन है ये y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन, ये अपने पूरे डोमेन में ये ना तो कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है. तो ये इसको हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे. ओके. तो ये तो मोनोटोनिसिटी का एक सिंपल सा एक फंडा हो गया, है ना. एक इंट्यूशन हमारे दिमाग में क्रिएट हुआ, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है. अब अगर हम बात करें कि हम क्या क्या इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट को डिस्कस करेंगे. एक पॉइंट पर फंक्शन के मोनोटोनिक इंक्रीज या डिक्रीज होने का क्या मतलब है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है. फिर इसको हम लोग इंटरपोलेट करेंगे एक इंटरवल में. ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इंटरवल में देखेंगे कि एक इंटरवल में कोई फंक्शन किस तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, क्या उसकी कंडीशन होंगी, कैसे ये डिटरमाइन करना है कि फंक्शन हमारा किस टाइम पे इंक्रीजिंग है, किस टाइम पे डिक्रीजिंग है. उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सॉल्व सम इनइक्वेशंस बाय यूजिंग दिस मोनोटोनिसिटी कॉन्सेप्ट. ओके. वो लास्ट में इस टॉपिक के आएगा. तो फिलहाल तो अभी इस लेक्चर में हम लोग मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इन एन इंटरवल, ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके. तो आइए देखते हैं मोनोटोनिसिटी किसी फंक्शन का पॉइंट पे क्या मतलब है इसका. जैसे अगर मैंने ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया. ओके. मान लेता हूँ मैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ओके, x इक्वल टू ए पॉइंट की,
मुझे ये देखना है कि x इक्वल टू ए पॉइंट पर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। y इक्वल टू एफ एक्स जो मेरा फंक्शन मैंने जिसका ग्राफ बना रखा है, ये मुझे ऑब्जर्व करना है कि x इक्वल टू ए पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो किसी पॉइंट पर अगर मुझे ऑब्जर्व करना है फंक्शन का इंक्रीज या डिक्रीज, तो बस मुझे ये देखना है कि उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का क्या बिहेवियर है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा उस पॉइंट के आगे जाता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उस पॉइंट के आगे जाता हूँ, मतलब लेट्स से ए प्लस एच पॉइंट पे, ठीक है, और मैं थोड़ा सा उसके पीछे आता हूँ, अगर लेट्स से ए माइनस एच पॉइंट पे, है ना, जहाँ पर एच ये जो है ये बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है कोई। ओके, तो ए प्लस एच करने से हम ए पॉइंट के थोड़ा सा बिल्कुल आगे गए और ए माइनस एच करने से हम उसके थोड़ा सा पीछे आए। अगर हमने ये देखा कि ए प्लस एच करने से, ओके, मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर मेरा ये फंक्शन का वैल्यू एफ है, थोड़ा सा आगे जाने पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा पीछे आने पे फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो क्लियरली ये दिख रहा है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा है, इंक्रीजिंग है। क्योंकि पीछे वैल्यू कम था, आगे वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो उस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इस ए पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा जो है वो इंक्रीजिंग है। ओके, एक चीज़ आप ये और ऑब्जर्व कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक शार्प एज बन रहा है, ग्राफ में एक कॉर्नर बन रहा है। आपको पता होगा कि कॉर्नर पे, शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं ना, बट फिर भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना ना होना ये ज़रूरी नहीं है फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज होने के लिए। ओके, अगर हम बात करें, पहले हम लोग ये वाला फंक्शन ले लेते हैं ना, ये थर्ड वाला। जैसे अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ और सपोज y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है मेरा, ओके, यहाँ डॉट है और ये लेट्स से मेरा x इक्वल टू ए पॉइंट है ना, तो क्लियरली ये दिख रहा है फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ओके, बट इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए हमें क्या चेक करना है कि उस पॉइंट के x इक्वल टू ए के आगे फंक्शन का क्या वैल्यू है और उस पॉइंट के पीछे फंक्शन का क्या वैल्यू है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो है वो लेट्स से एफ ए है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, x इक्वल टू ए पॉइंट के थोड़ा सा आगे जाते हैं, ओके, तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो एफ ए से ग्रेटर हो जाता है, और ए पॉइंट के थोड़ा सा पीछे अगर आते हैं तो फंक्शन का वैल्यू जो एफ ए है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगेन हमने देखा कि थर्ड एग्जांपल में भी फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी क्या था, इंक्रीजिंग था। ओके, बस हमें फंक्शन उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पर हम ये चेक कर रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज, उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे बस वैल्यू देखना है ना। पीछे कम है, आगे ज़्यादा है तो इंक्रीज, पीछे अगर ज़्यादा होता, आगे कम होता तो डिक्रीज। ओके, जैसे अगर हम ये 7th एग्जाम्पल की बात करें, है ना, ये x इक्वल टू ए पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ओके, डॉट यहाँ बीच में बना हुआ है, तो फंक्शन का वैल्यू जो है ए पर ये रहा, लेट्स से y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, दिस इज़ y, दिस इज़ x। ओके, तो बस ये देखो कि ए से थोड़ा सा आगे जब अगर हम जाते हैं, थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, कम है। जितना ए पॉइंट पर वैल्यू था उससे थोड़ा कम वैल्यू है, ये मेरा ए प्लस एच है जो कि एफ ए से नीचे है, मतलब कम है। और ए पॉइंट के थोड़ा सा अगर हम पीछे देखते हैं तो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू जो है मेरा ए माइनस एच पर वो ज़्यादा मिल रहा है। तो पीछे वैल्यू कम था, आगे वैल्यू, ठीक है, पीछे वैल्यू ज़्यादा था, है ना, एफ ए माइनस एच इज़ ग्रेटर, ए प्लस एच इज़ स्मॉलर, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ओके,
अगर हम इस फोर्थ एग्जांपल की बात करें, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस ओके, x इक्वल टू ए पॉइंट पर मुझे चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो क्लियरली ये मेरा एफ ऑफ ए हो गया। फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ x इक्वल टू ए के, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी फंक्शन का जो वैल्यू है वो एफ ए के ही इक्वल है। ठीक है, पीछे आने पे डेफिनेटली कम है वैल्यू, पीछे आने पे ये मेरा एफ ऑफ ए माइनस एच है, डेफिनेटली ये कम है एफ ए से। लेकिन जब हम आगे जा रहे हैं तो वो एफ ए से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग नहीं हुआ। इंक्रीज होने के लिए ए के आगे वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ए के पीछे वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पॉइंट पर इंक्रीज डिक्रीज देखने का वो यही है ना। इन सारे एग्जांपलों से एक बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का इंक्रीज या डिक्रीज होना ये उस पॉइंट पर फंक्शन के कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होने पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस हो ना हो, इंक्रीज डिक्रीज फिर भी हम चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल हो ना हो फिर भी हम लोग इसकी मोनोटोनिसिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस सेकंड एग्जांपल की बात करें, ओके, और लेट्स से ये वाला पॉइंट है मेरा x इक्वल टू ए, ओके, तो इस वाले पॉइंट पर भी अगर हम देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा ए के अगर हम लोग आगे जाते हैं, ए से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गया है। ए पर मान लेते हैं कि फंक्शन का वैल्यू ये है, आगे जाने पे फंक्शन का वैल्यू रिड्यूस हुआ और पीछे आने पे फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पीछे वैल्यू ज़्यादा था, आगे वैल्यू कम हो गया, ज़्यादा से कम हो रहा है तो मतलब ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। ओके, बाकी ये सब आप खुद एनालाइज कर लो। इस वाले पॉइंट पे अगर हम ये x इक्वल टू ए पॉइंट लें और डॉट यहाँ ले लेते हैं ना, तो इसमें आप बताना कि y इक्वल टू एफ एक्स, 2 मिनट 1 मिनट पॉज करके वीडियो सोच लो, है ना, क्या होगा। y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इट्स वेरी सिंपल, पीछे हम आते हैं तो देखते हैं कि वैल्यू जो है वो ए माइनस एच पर कम है। ओके, एफ ए मेरा ये है, और जब हम आगे जा रहे हैं तो भी हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू जो है वो कम हो जा रहा है। ओके, ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, फंक्शन का वैल्यू ए पर जितना है उससे आगे जाने पे भी रिड्यूस हो रहा है, पीछे आने पे भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मोनोटोनिक नहीं हुआ। ओके, मोनोटोनिक ये नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू आगे भी रिड्यूस हो रहा है, पीछे भी रिड्यूस हो रहा है ना। इंक्रीज होने के लिए आगे वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, पीछे वैल्यू कम होना चाहिए, है ना। डिक्रीज होने के लिए पीछे वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, आगे वैल्यू कम होना चाहिए, है ना। आई होप ये क्लियर होगा आपको। जैसे अगर यहीं में डॉट को थोड़ा नीचे रख लें x इक्वल टू ए पर, है ना, अब हमारा x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एफ ए हो गया मेरा, ए माइनस एच पर वैल्यू मेरा एफ ए से कम है, ए प्लस एच पर वैल्यू जो है मेरा एफ ए से ग्रेटर है ना। तो ये इंक्रीजिंग का केस बन गया। ओके, इस वाले एग्जांपल की बात करें, 8th एग्जांपल, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ओके, अगेन x इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू मेरा ये है एफ ए। आगे हम बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जितना एफ ए पर था उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। पीछे हम आते हैं तो देखते हैं रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्लियरली क्या है, इंक्रीज है। ओके,
अब इन सारे एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर होगी कि फंक्शन को किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए उसका कॉन्टीन्यूअस होना और डिफरेंशिएबल होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओके, फंक्शन नीड नॉट टू बी कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ओके, अच्छा, अब ये जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए इनको ज़रा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा जैसे हमने देखा है वैसे ही इसको नोट करा देता हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिख रखा है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a पॉइंट if f a is less than f of a plus h but it is greater than f of a minus h। ओके, जहाँ पर h क्या है मेरा बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। मतलब वही है, मैथमेटिकली बस लिख दिया हमने, है ना, कि a से आगे बढ़ें अगर a प्लस एच पे तो फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, और a से पीछे अगर आए तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो कम हो जाए। ओके, ये इंक्रीजिंग की कंडीशन हो गई। सेकंड, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग एट सम पॉइंट इक्वल टू a इफ, अब इसका रिवर्स हो जाए ना, अगर हम आगे जाएं ऐसा हो जाए, ठीक है। अगर हम a प्लस एच पे देखें फंक्शन का वैल्यू तो वो एफ ए पर जो है, एफ ए की जो वैल्यू है उससे कम होना चाहिए, है ना। एफ ए प्लस एच ये लेसर होना चाहिए एफ ए से, और एफ ए माइनस एच ये ग्रेटर होना चाहिए एफ ए से। ओके, तो यही सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी अभी। ये बात हो गई फंक्शन को किसी पॉइंट पर मोनोटोनिक होने ना होने की कंडीशन। ओके, बस इतनी सी बात आपको चेक कर लेनी है। ओके, अब ज़रा देखें कि हमारा फंक्शन पूरे इंटरवल में कब मोनोटोनिक कहलाएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें, जैसे अगर मेरा कोई फंक्शन इस तरीके से है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, ओके, लेट्स से ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। ओके, इस पूरे इंटरवल a टू b में फंक्शन को मोनोटोनिक हम तब बोलेंगे जब इस पूरे इंटरवल से a b, इस इंटरवल से अगर मैं कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी दो पॉइंट, लेट्स से मैंने x1 सेलेक्ट किया और मैंने कोई दूसरा पॉइंट x2 सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैंने ये दो पॉइंट x1 और x2 सेलेक्ट किए, ठीक है, इस तरीके से कि x2 मेरा अगर x1 से बड़ा है तो उस x2 पर फंक्शन का वैल्यू भी x1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तब हमारा पूरा फंक्शन इस इंटरवल a टू b में क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिक भी कहलाएगा। मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा एक टर्म है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक सिर्फ इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पर ए से बी में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वहीं अगर इस तरीके का कुछ ग्राफ हो, ऐसा कुछ ए से बी में हम क्या देख रहे हैं, अभी फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरवल के लिए, कुछ पॉइंट्स के लिए फंक्शन कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। डिक्रीज अभी भी नहीं हो रहा है बट कांस्टेंट रह रहा है। तो इसको भी हम लोग अब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा, ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज नहीं होना चाहिए। थोड़े समय के लिए, एक आध पॉइंट के लिए या किसी छोटे इंटरवल के लिए वो कांस्टेंट रह सकता है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो इसको बेहतर है
सिर्फ इंक्रीजिंग बोलना, या फिर इसको हम लोग नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। या ऐसे ही दो केसेस हमारे डिक्रीजिंग में हो सकते हैं, जैसे मान लिया ए से बी में अगर ये सिचुएशन है, अगर मैंने कोई भी आर्बिट्ररी दो पॉइंट सेलेक्ट किया x1 x2, जहाँ पर x1 कम है x2 से, x2 बड़ा है x1 छोटा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू x1 पर, फंक्शन की वैल्यू जो है x2 पर उससे क्या हो जाए, ग्रेटर। ये मेरा x1 था और ये मेरा fx2। हम क्या देख रहे हैं, fx2 कम है, fx1 जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अगर मैंने ये x1 x2 आर्बिट्ररली ए बी इंटरवल से सेलेक्ट किया, तो मतलब ये इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सब के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा, है ना। अभी ऐसा सिचुएशन हो, कुछ डिक्रीज हो रहा है, थोड़े समय के लिए कांस्टेंट हो गया इस तरीके से। ओके, मान लिया ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इधर थोड़े समय के लिए वो कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। इसको या तो हम सिंपल डिक्रीजिंग बोल लें, या इसको हम लोग नॉन इंक्रीजिंग बोल लें। ओके, तो इंटरवल के लिए मोनोटोनिसिटी चेक करने का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये पॉइंट देखो, यहाँ पे हमने कुछ लिख रखे हैं, 4 पॉइंट लिख रखे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है, वही जो हमने समझा अभी, उसी को नोट डाउन कर रखा है। पॉज करके आप भी लिख लेना इसको, है ना। पहला पॉइंट है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए कॉमा बी इफ अब इस पॉइंट को देखो, ध्यान से समझो, इफ एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन फॉर एवरी एक्स वन कॉमा एक्स टू, for every x1 comma x2 belongs to the interval a and b where x2 is greater than x1। अगर x2 बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू जो x2 पर है वो भी ग्रेटर है, x1 छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू जो x1 पर है वो भी कम है। इंक्रीजिंग में ऐसा होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बीच में जो इक्वेशन का साइन है यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अब हम सिर्फ इंक्रीजिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ ये अंतर आ जाएगा कि यहाँ पर एक इक्वल टू का भी साइन आ जाएगा, है ना। ये डिफरेंस है, बस आप चेक कर लो इन दोनों में। क्योंकि कैसा हो सकता है, अगर यही देख लो ग्राफ में, ये जो अगर मैंने ये x1 लिया, ये x2 लिया, यहाँ पर डेफिनेटली x2 क्या है, ग्रेटर है x1 से, लेकिन इन दोनों पर fx1 और fx2 क्या है, इक्वल है। तो अगर कहीं ऐसा हो गया, इक्वल टू अगर होल्ड करने लगा, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रह जाएगा, उसको हम सिंपली इंक्रीजिंग बोल लें या उसको नॉन डिक्रीजिंग बोल लें। ओके, दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस। अभी हम लोग कोई भी डिफ्रेंशिएशन का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक डेफिनेशन समझ रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज भी कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के थर्ड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा अगर हमने कोई दो पॉइंट x1 x2 सेलेक्ट किया जहाँ पर x2 छोटा है x1 से, लेकिन फंक्शन का वैल्यू x2 पर बड़ा है, रिवर्स है, उल्टा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर इक्वल टू का साइन अगर लग गया, ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये सिंपल डिक्रीजिंग का केस हो गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिक डेफिनेशंस है मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी इंटरवल में जानने के लिए। ओके, ठीक, अब ये तो बात हो गई, ये हमने यही में ये मैंने नोट कर रखा है।
दिस अब डेफिनेशन जो हमने अभी अभी समझा, ये 1 2 3 4 डेफिनेशन जो थी, these are the basic definitions. We can also use derivative of the function if they are differentiable at all to determine the monotonicity. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन समझा है इंक्रीज और डिक्रीज होने का। अब हम लोग कैसे डेरिवेटिव का यूज करके भी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑब्वियसली तभी हम लोग कर पाएंगे, तो कैसे हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करके मोनोटोनिसिटी यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज फंक्शन का बता सकते हैं, अब ये समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरा बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोनोटोनिसिटी यूजिंग डेरिवेटिव्स। ओके ओके, फेयर इनफ। तो देखते हैं अब इसको समझने के लिए भी हमें फिर ये ग्राफ के ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। जैसे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पहला ग्राफ जो है, इसको देखिए आप। अब इस ग्राफ में अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैंने ये x1 x2 दो पॉइंट ऑलरेडी ले रखे हैं, इन्हीं को चेक करते हैं। अगर x1 पर बोला जाए कि आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कुछ टेंजेंट ऐसा होगा x1 के ऊपर। x2 पर हमारा टेंजेंट कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा है, किसी भी पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट डाल रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो भी टेंजेंट्स हैं, इनका जो इंक्लिनेशन है वो एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल है। एक्स एक्सिस के साथ में ये हमेशा एक्यूट एंगल बना रहे हैं। अगर ये एक्यूट एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ में, तो आई कैन से कि इनका जो स्लोप है टेंजेंट्स का, इन टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो कैसा है, वो पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने ये टेंजेंट एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मेरा थीटा एंगल एक्यूट एंगल आया। जैसे ये मैंने दूसरा एक टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा 2 एंगल, ये भी एक्यूट आया। तो इन दोनों ही टेंजेंट का फिलहाल मैंने 2 ड्रॉ किए। आप खुद समझ लो, किसी भी पॉइंट पर इंक्रीजिंग वाले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस टेंजेंट का स्लोप जो है वो कैसा रहेगा, वो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अभी हमने टेंजेंट नॉर्मल वाले चैप्टर में पढ़ा कि टेंजेंट का स्लोप जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव डिसाइड करता है ना। तो इसका मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले ग्राफ में फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, तो पूरे इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, वो कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। जीरो नहीं, जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। कहीं पर भी टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, मतलब मेरा जो डेरिवेटिव है वो कहीं पर भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए कॉमा बी, अगर मैं ए और बी इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब देखो स्ट्रिक्टली ये ये वाला केस नॉन डिक्रीजिंग वाला केस है ना। यहाँ पर भी अगर मैं इन पॉइंट्स पे टेंजेंट डालता हूँ, तो इनका जो इंक्लिनेशन आ रहा है वो एक्यूट एंगल है। जैसे मैंने ये पॉइंट पे टेंजेंट डाला, तो ये इंक्लिनेशन भी एक्यूट है, लेकिन इतना पोर्शन जो है मेरा, ये पोर्शन कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा, यहाँ पर जो मेरा डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग, सिंपल प्लेन इंक्रीजिंग के केस में, जो नॉन डिक्रीजिंग वाला केस है, उसमें जो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल होने का भी पॉसिबिलिटी रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो पूरे इंटरवल में ओके या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है। डिक्रीजिंग वाले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले ग्राफ की बात करें अगर, ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट डालें, तो इस टेंजेंट का मेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो इंक्लिनेशन आ रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो इस केस में मेरा जो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा पूरे इंटरवल में ही वो लेस देन जीरो होगा। और सिंपल डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स
जीरो होने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि इतने पोर्शन के लिए जो मेरा डेरिवेटिव है फंक्शन का, ठीक है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, मतलब y जो है वो x के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो dy बाई डी जो है वो जीरो रहेगा। तो यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। तो बस सिंपली हम डिफ्रेंशिएट करके, अगर डिफ्रेंशिएबल है ऑब्वियसली, तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरवल में कब कब फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या पूरा ही इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन एन इंटरवल आई, एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, देन इट विल बी इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग लिखा है, तो हम लोग चलो पूरा ही लिख लेते हैं, ओके। एंड it will be decreasing if f dash x is less than or equal to 0, ठीक है। ये हमने अभी अभी समझा, ओके। इक्वल टू मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर टर्म क्या यूज़ किया, ध्यान से देख लो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस लिखना हो तो मैं लिखूँगा एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन एन इंटरवल आई, आई कोई भी इंटरवल है, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल्स में हम लोग ए कॉमा बी इंटरवल लेके चल रहे थे, ऐसा लिखने के लिए मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है। देन इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल आई एंड द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो डू नॉट फॉर्म एन इंटरवल, ओके। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट का क्या मतलब है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जैसे अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊँ, ये मेरा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ना, ये मेरा एक पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन है। अगर मैं इस पूरे इंटरवल की बात करूँ, सपोज -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, ओके। तो -1 से 1 के बीच में अगर हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा सब 3x², ठीक है। अब 3x² हमें पता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, जो भी इंटरवल हमने लिया -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में हमेशा ये 0 या 0 से बड़ा है। 0 भी होने की पॉसिबिलिटी है ना, कहाँ पे, 0 पे। 0 पर फंक्शन का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, जहाँ सॉरी 0 पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो गया। लेकिन ये एक डिस्क्रीट पॉइंट है, ये एक आइसोलेटेड पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, किसी एक इंटरवल में नहीं हो रहा है ना। तो इस केस में भी हमारा ये जो -1 से 1 के बीच में ये जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही कहलाएगा, ओके। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब नहीं होता जब ये किसी एक इंटरवल में कांस्टेंट रहता, ठीक है। मान लो कि अगर कोई ऐसा ग्राफ है और थोड़ी देर के लिए वो कांस्टेंट रहा, थोड़े से इंटरवल के लिए, मान लेते हैं अल्फ़ा से लेके बीटा के लिए वो कांस्टेंट रहा, फिर से इंक्रीज करने लगा, तो ये जो है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। लेकिन किसी एक आइसोलेटेड पॉइंट पे, किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो सकता है, ओके। जैसा कि ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा है ना। तो यही पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, सेकंड पॉइंट, सेकंड में हमने लिख रखा है इसको, ठीक है। लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, किसी इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग तब बोलेंगे जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर आगे की बोला है कि अगर
फंक्शन का डेरिवेटिव जिन पॉइंट्स पे 0 है वो पॉइंट्स कोई इंटरवल फॉर्म नहीं करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 किसी एक इंटरवल के लिए हो गया, मान लिया कि अल्फ़ा से लेके बीटा तक जो है वो 0 वैल्यू आ गया डेरिवेटिव का। अगर ऐसा हो गया तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। ऑब्वियसली ग्राफ से समझ सकते हो कि थोड़ी देर के लिए वो कांस्टेंट होगा, फिर से इंक्रीज करेगा। लेकिन ये संभावना बिल्कुल हो सकती है ऐसा, जैसा अभी ये एक्स क्यूब वाले ग्राफ में हुआ है ना, कि किसी एक डिस्क्रीट पॉइंट पे, किसी इंटरवल में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं हमेशा ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही पे होगा। जैसे इंक्रीज करते करते एक पॉइंट पे, इस 0 पॉइंट पे ये क्या हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हुआ। फिर से किसी एक पॉइंट पे मान लिया कि यहाँ पर x1 पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। बट डेरिवेटिव मेरा अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है, एक 0 पे हो रहा है, एक x1 पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि 0 से x1 तक हो गया, कोई इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है ना। तो डिस्क्रीट पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है तब भी हम लोग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। ओके, आई होप मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया और तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट basic definition of increasing decreasing whenever the function's derivative, whenever it is differentiable, whenever its derivative is greater than 0, we will say that the function is increasing. Whenever the function's derivative is less than 0, we'll say that the function is decreasing in the interval. Okay, इंटरवल में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 भी हो गया तभी भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही कहलाएगा। या सिमिलरली आप समझ सकते हो, ये हमने इंक्रीजिंग के लिए डिस्कस किया, ये सेम डिस्कशन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी हो सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल यहीं ले लो, -x³ का ले लो। -x³ ऐसा होगा इस तरीके से। ओके, y इक्वल टू -x³। इसका भी डेरिवेटिव जब आप देखोगे dy/dx -3x² है ना। अगर हम कोई इंटरवल उठाएं -2 से सपोज 2 तक, है ना, तो वहाँ पर भी मुझे दिखेगा कि 0 पर डेरिवेटिव जो है 0 है। लेकिन 0 एक आइसोलेटेड एक डिस्क्रीट पॉइंट है, किसी इंटरवल में ऐसा नहीं हुआ कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इस केस में भी इसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बोलेंगे। ओके, आई होप मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया अभी तो, है ना। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन, और फिर हम लोग डेरिवेटिव्स का कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हमें क्या करना है, बोला गया है मोनोटोनिसिटी डिस्कस करो। मोनोटोनिसिटी डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये हमें सारा कुछ बताना है। ओके, तो अब इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग ऑब्वियसली, अब दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो बेसिक डेफिनेशन का यूज करना, है ना। लेकिन बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करने के लिए तो फिर हमें ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। ओके, तो इसलिए बेहतर है डेरिवेटिव्स का यूज करना। तो डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग, ये पहला मैं सोल्यूशन लेता हूँ। फंक्शन है मेरा f(x) बराबर x² माइनस ln(x), ठीक है। मुझे ये नहीं बताया कि कहाँ कहाँ पे मुझे डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली मुझे इस फंक्शन के पूरे डोमेन में चेक करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का डोमेन आई होप आपको क्लियर होगा, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ln(x) इन्वॉल्व है यहाँ पे, और ln(x) तभी डिफाइन होता है लॉग जब x क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। ओके, तो मुझे हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिसाइड करना है 0 से इन्फिनिटी में कि कब कब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा, कब कब डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि क्लियरली ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन मेरा ये आ गया 2x माइनस 1/x, या फिर 2x² माइनस 1/x। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो उसके लिए
इस एफ डैश एक्स का साइन चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। जिस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे ये डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो अब ये प्योर जैसा इन इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे, बस वो क्वेश्चन बन गया है ये। यहाँ से इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन क्या है, एक्स। ओके, तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट आ गए, 0 और -1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे चेक कहाँ पे करना है, 0 से ग्रेटर पे। तो अगर हम देखें 1/√2 से बड़ा कोई भी नंबर ले और यहाँ पे पुट करो, है ना, तो क्लियरली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। 0 और 1/√2 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं एक्स का, तो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू जो है वो एफ डैश एक्स का वैल्यू, बेसिकली एफ डैश एक्स का, ये हम एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ फिर पॉजिटिव होगा, यहाँ फिर नेगेटिव होगा, है ना, बट वो तो हमें चेक ही कहाँ करना है, 0 से ग्रेटर के लिए। तो क्या दिखा क्लियरली कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1/√2 एफ डैश एक्स is less than 0, and this implies that fx is decreasing, सही है। for every x belongs to 1/√2 से इन्फिनिटी, जो हमारा एफ डैश एक्स है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो पॉजिटिव है, एंड इट मीन्स दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ 1/√2 के ऊपर 0 है हमारे डोमेन में। सिर्फ डोमेन की हम बात करें, है ना, ये मेरा डोमेन है, तो उसमें 1/√2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है। तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया है ना। अच्छा, ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें मोनोटोनिसिटी, तो क्या बोलेंगे, क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है? क्या हमारे पूरे डोमेन में पूरा फंक्शन का सिमिलर बिहेवियर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। कभी तो ये डिक्रीज हो रहा है, कभी तो ये इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये बिल्कुल भी मोनोटोनिक फंक्शन नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ln x 0 से 1/√2 के अंदर सिर्फ ये वाला इंटरवल स्पेसिफाई करके बोला जाए कि 0 से 1/√2 के इंटरवल के बीच में आप बताओ फंक्शन कैसा है, तो बिल्कुल इस वाले इंटरवल में ये मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा y इक्वल्स टू x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5। मोनोटोनिसिटी डिस्कस करना है, तो सारे ही रियल वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज डिफाइंड होता है ना। तो उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। क्लियरली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया, है ना। 3 कॉमन निकाले तो ये चीज़, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा ये, है ना। फैक्टराइज हो जाएगा, मतलब वो इरेशनल रूट्स आएंगे कुछ, तो ठीक है। तो खैर dy/dx हमने लिख लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये dy/dx जो है मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कब कब पॉजिटिव है और कब कब नेगेटिव है। जहाँ पर भी ये पॉजिटिव होगा वहाँ पर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जहाँ पर नेगेटिव होगा वहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो
पहले तो ये देख लो कि dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ कहाँ पर है, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर, इसको जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर 36 माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो x इज़ 3 प्लस माइनस रूट 5, है ना, ये दो वैल्यू मिले मुझे। ओके, तो क्लियरली 3 माइनस रूट 5 छोटा है 3 प्लस रूट 5 से, तो ये चीज़ हो गया। अगर हम 3 प्लस रूट 5 से बड़ा कोई वैल्यू उठाएं तो ये जो मेरा डिफ्रेंसिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, ये पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या समझ आ रहा है कि इस वाले इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है और यहाँ फंक्शन मेरा फिर से क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्या ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में मोनोटोनिक कहलाएगा? नहीं। ओके, तो यही सब चीज़ें हमें चेक करनी है। एक आध एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे थर्ड एग्जांपल है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। थर्ड है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, मोनोटोनिसिटी चेक करना है तो क्लियरली हर एक रियल वैल्यू के लिए चेक करना है क्योंकि यही मेरा डोमेन है, तो उसके लिए हमने डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पहले तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया और यहाँ पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया। साइन एक्स अगर हम कॉमन निकालें तो 2 कॉस एक्स माइनस 1, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे ये चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है। ओके, तो जीरो के लिए एक तो ये साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है या कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/2। साइन एक्स जीरो, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ पर n कोई भी इंटीजर है, और cos x इक्वल टू 1/2 का मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि कब कब ये पॉजिटिव होगा और कब कब नेगेटिव होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, जीरो से 2 पाई के बीच में चेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम लोग जनरलाइज कर देंगे। 0 से 2 पाई के बीच की अगर बात करें तो डेरिवेटिव जीरो कहाँ कहाँ पर है, तो 0 पर है, पाई पर है और 2 पाई पर है, ठीक। इसके अलावा कॉस एक्स मेरा 1/2, ये भी 2 बार होगा, कहाँ कहाँ पे, π/6 पे, सॉरी π/3 यानी कि 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, π/3, और कहाँ पे हो जाएगा, और हो जाएगा ये यहाँ पे 2 पाई माइनस π/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस π/3 यानी कि 5 π/3 पे, ठीक है। n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे तो 2 पाई माइनस π/3 वो 5 π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, जीरो है। अब चेक करें ज़रा, इस इंटरवल में 5 π/3 से 2 पाई में, 5 π/3 से 2 पाई में मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा ये जो है 2, ये तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, 2 cos x माइनस 1,
2 cos x माइनस 1 कैसा रहेगा। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ बनाने से ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना हमारे लिए, ठीक है। π/2 ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये y = 1/2 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है 5π/3 से लेके 2π में cos x का जो वैल्यू है वो 1/2 से ग्रेटर है। इंटू 2 करेंगे तो वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, -1 करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ पर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर अगर हम ये इंटरवल की बात करें, पाई से लेके कहाँ तक, या पूरा ही ये वाला इंटरवल ले लो यहाँ तक, इस पूरे इंटरवल में π/3 से लेके 5π/3 में, π/3 से लेके 5π/3 में cos x जो है वो 1/2 से कम है। cos x अगर 1/2 से कम है तो 2 cos x जो है वो 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम नंबर में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू जो है मेरा ये वाला, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है तो फिर साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि साइन नेगेटिव है या क्या है। तो पाई से आगे तो साइन, पाई से आगे तो पूरा साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो साइन भी नेगेटिव और 2 cos x माइनस 1 भी नेगेटिव। तो इस वाले इंटरवल में पाई से 5π/3 तक डिफ्रेंशिएशन जो है मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर यहाँ देखें अगर हम लोग यहाँ पे π/3 से लेके पाई तक, तो यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव है, ठीक है, साइन पॉजिटिव है लेकिन 2 cos x माइनस 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आया। और ये वाले इंटरवल की बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/3 में, तो यहाँ पर 2 cos x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और साइन x भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पूरा बिहेवियर हो गया 0 से 2π के बीच में, है ना। अगर 0 से 2π पूछा रहता तो ये आंसर हो जाता मेरा इंक्रीजिंग कहाँ पे, 0 से π/3 एंड पाई से 5π/3, डिक्रीजिंग कहाँ पे, यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है ये और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन चूँकि हमें सारे ही रियल वैल्यू के लिए ये बताना है तो बस इसी को तुम्हें, चूँकि हमें पता है कि ये सब साइन और कॉस कैसे हैं, ये पीरियोडिक होते हैं 2π से, तो ये जितने भी इंटरवल्स आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, उन इंटरवल के हर एक लोअर लिमिट अपर लिमिट में 2π 2nπ ऐड कर देना है बस। तो फाइनल आंसर इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल्स, ठीक है। वैसे तो अभी इंक्रीजिंग इंटरवल क्या आ रहा है, 0 से π/3 यूनियन पाई से 5π/3, बट ये तो 0 से 2π है ना। अगर इसको जनरलाइज करें तो 2nπ से 2nπ प्लस π/3 यूनियन 2nπ प्लस π से 2nπ प्लस 5π/3, ये हो गया इंक्रीजिंग इंटरवल। सिमिलरली आप डिक्रीजिंग वाला भी लिख सकते हो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन सॉल्व करना और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना ये तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो वो भी एक बार आप रिवाइज कर लेना। बाकी क्वेश्चंस और भी हैं इसमें बहुत सारे, हैं ना। ये भी ले लेते हैं, चलो एग्जांपल e⁻x माइनस एक्स, y = e⁻x माइनस एक्स। फोर्थ एग्जांपल ये है, ऑब्वियसली इसका भी डोमेन ऑल रियल है, तो मुझे पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। तो उसके लिए तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करें, e⁻x माइनस 1 डिफ्रेंशिएट करके इसको मैंने 0 पुट कर लिया,
ये चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन मेरा कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो e टू द पावर x इक्वल टू 1, तो x बराबर 0, x बराबर 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया है। अब 0 से बड़ा कोई नंबर रखें यहाँ पे, ये है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। 0 से बड़ा कोई नंबर रखें 0 से इन्फिनिटी में, तो 0 से बड़े में ये जो है मेरा डिफ्रेंशिएशन, ये e टू द पावर x जो है वो 1 से ग्रेटर होगा। e टू द पावर x का योग ग्राफ भी आपको याद होगा, 0 पे 1 वैल्यू आता है, 0 से ग्रेटर पे हमेशा ये 1 से ग्रेटर होगा। तो 1 से ग्रेटर नंबर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हो गया। तो क्लियरली क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन इज इंक्रीजिंग। वेरी सिंपल। अगला एग्जांपल है y इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स, x प्लस कॉस एक्स, तो कुछ नहीं, डेरिवेटिव लिया इसका 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स तो हमेशा ही 0 या 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि साइन एक्स का जो है मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकता है। तो 1 माइनस, अगर साइन एक्स ये 1 भी हो गया तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 आ जाएगा, अदरवाइज तो हमेशा ही 0 जो है क्या रहेगा, वो साइन एक्स हमेशा 1 से कम ही रहेगा। तो उस टाइम पे 1 माइनस कोई नंबर 1 से कम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इंक्रीजिंग हो गया ये, ओके। अब अगर ये चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या किसी इंटरवल में मतलब कांस्टेंट भी हो रहा है, अगर वो चेक करना है तो फिर ये देख लो कि dy बाई dx जो है वो 0 कब बन रहा है। तो dy बाई dx जो है वो 0 कब बनेगा, जब sin x 1 होगा, और sin x 1 तब होगा जब x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू या तो π/2 या 5π/2 या 9π/2, इन जनरल अगर मैं लिखूँ तो 4n+1 π/2। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। ये सब कैसे वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, मतलब डेरिवेटिव बेशक बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स पर 0 है, लेकिन वो इन्फिनाइट पॉइंट्स को इंटरवल नहीं बना रहे हैं, वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स हैं, बाकी एग्जांपल्स आप खुद करिएगा, ठीक है। इन सारे एग्जांपल्स में भी 5 मैंने करा दिए, ये भी करा दिया मैंने, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स में इन चारों में आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर इंक्रीज आ रहा है, कहाँ कहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, ओके। तो अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग बस इतना ही करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे कि कब कौन से पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ओके, और कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करके हम लोग सर्टेन इनइक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू गाइस।